इश्क वही है पर कहानी नहीं, ये मोहब्बत है जनाब सीधी नहीं, सस्पेंस से भरी। दिल लगेगा पर दिमाग हिल जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। तो चलते हैं अपने कहानी की ओर। चैप्टर 11 जाने नहीं देंगे तुझे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वन्या लक्ष्य और हेमा की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। वो उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसके फोन पर रुद्र का मैसेज आया जिसमें लिखा था, वो लोग तुझ तक पहुंच गए हैं, सिद्धार्थ को लेकर जल्दी निकल। ये मैसेज पढ़ते ही वन्या के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने सर उठाकर सामने देखा तो सामने से सिद्धार्थ आ रहा था और उसके पीछे ही एक लाल रंग की जीप खड़ी थी जिस पर 2 लोग सवारी थे। दोनों ने ही अपनी गन सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट कर रखी थी। वन्या ने उनका निशाना देखा जो सिद्धार्थ की तरफ था और अगर सिद्धार्थ बच भी जाता तो उसी की सीध में लक्ष्य खड़ा था जो सृष्टि और बाकी सबसे बहस कर रहा था। वही जीप में एक लड़का जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो बोला, भाई अगर हमने बंदूक चलाई तो जिसे मारने आए हैं उसके साथ एक और लड़के को भी गोली लगेगी। तभी दूसरा गन पॉइंट करते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, बॉस खुश होगा ये खबर सुनकर, मर जाने दे दोनों को, तू चला गोली। वही वन्या अपने आंसू पोंछते हुए भागी। वो इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होने दे सकती थी। वन्या को अपनी तरफ भगता देख सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया। अभी वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वन्या ने उसे साइड में धक्का दे दिया। तभी एक गोली की आवाज आई, फिर दूसरा धक्का लक्ष्य को लगा, तभी एक और गोली की आवाज आई। इसी के साथ सिद्धार्थ ने चीख कर कहा, वन्या आ, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। पहली गोली वन्या के बैक शोल्डर पर लगी थी पर वन्या फिर भी नहीं रुकी और लक्ष्य की तरफ भागी। तभी दूसरी गोली चली और वो वन्या की बाजू को छू कर निकल गई। इसी के साथ वन्या बेहोश होकर गिर गई। वो जहां गिरी थी वहां टाइल्स रखी हुई थी और एक टाइल टूटकर वन्या के सर में भी लग गई। ये नजारा वाकई ही भयावह था। सिद्धार्थ को तो समझ ही नहीं आया रिएक्ट कैसे करना है। वन्या के बेहोश होकर गिर जाने पर सब कुछ ठहर सा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। चाहे तुझको रब बुला ले, हम ना रब से डरने वाले, राहों में डिटके खड़े हैं हम। वही वो जीप वाले लड़के तो कब के फरार हो गए थे। जिस हॉल में अभी तक मस्ती मजाक चल रहा था वहां अब हर जगह खून ही खून फैला था। तभी सृष्टि भागकर वन्या के पास गई। वन्या की आंखें बंद हो गई थी। सृष्टि रोते हुए, वन्या वन्या उठना, वन्या मेरी तरफ देख यार प्लीज उठना। ये आवाज सुनकर सबको होश आया। सिद्धार्थ भागकर वन्या के पास गया। वन्या का सर अपनी गोद में रखकर बोला, वन्या वन्या उठाना, देख ऐसा मत डरा मुझे, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज उठना। तभी एक लड़का जिसने अपने फेस को ब्लैक मास्क से पूरा कवर कर रखा था, उसकी बस आंखें दिख रही थी जिस पर स्पेक्स थे, वो उस हॉल में एंटर हुआ। उसने जाकर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, खून बहुत बह गया है, इससे पहले कि देर हो जाए। अस्पताल का नाम सुनकर सबको होश आया। सिद्धार्थ तुरंत वन्या को लेकर अपनी कार के पास भागा। सृष्टि ने कार का दरवाजा खोला, वन्या का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी लक्ष्य भागता हुआ आया और सिद्धार्थ के साथ बैठ गया। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे कितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। तभी बाकी दोस्त भी अपना व्हीकल्स लेकर कार के पीछे चल दिए। सब वन्या को लेकर इतने स्ट्रेस थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मास्क वाला लड़का कौन था, कहां से आया था। तभी उस लड़के ने वन्या का फोन लिया जो वन्या के हाथ से छूट के गिर गया था और उस पर कुछ करके वो फोन अपने पास रख लिया और वहां से एक नजर वन्या के खून को देखकर चला गया। वही सिद्धार्थ बहुत ही जल्दी ड्राइविंग कर रहा था। उससे सिर्फ वन्या का बेहोश होना दिखाई दे रहा था। सृष्टि अपने दुपट्टे से वन्या का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। वही लक्ष्य बस गुमसुम होकर बैठा था। लक्ष्य के सामने बार बार वन्या का उसे धक्का देना और उस पर चलने वाली गोली खुद पर लेना याद आ रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अस्पताल के आगे गाड़ी रोकी और वन्या को लेकर भागा, कोई मदद करे, डॉक्टर प्लीज उसे बचा लीजिए, कृपया उसे बचा लीजिए। ये लाइन सिद्धार्थ लगातार बोले जा रहा था। सिद्धार्थ ये सब कहते हुए बहुत पागल दिखाई दे रहा था और हो भी क्यों न उसकी जान से प्यारा प्यार आज इस हाल में था। 2 कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाए क्यों। सुन ले यारों की यह बातें बीतेंगी सब घूम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। सिद्धार्थ को सिर्फ वन्या की फिक्र थी, बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। वही डॉक्टर ने वन्या को देखते हुए कहा, इन्हें बुलेट लगी है, ये पुलिस केस है, हम इन्हें अभी ट्रीट नहीं कर सक। डॉक्टर अपनी लाइन पूरी कर पाती उससे पहले ही उनका फोन बजा। डॉक्टर ने अनजान नंबर देखा पर फिर कॉल उठा लिया। सामने से एक शांत मगर दमदार आवाज आई, जो लड़की तुम्हारे सामने है उसका अभी इलाज करो बिना कोई सवाल जवाब किए, वरना तुम्हारा इलाज मैं करूंगा और पुलिस केस तुम्हारे घर वाले करेंगे। ये सब सुन डॉक्टर घबरा गई और बिना कुछ कहे वन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। ये काफी अजीब बात थी, जो डॉक्टर अभी तक इलाज करने से मना कर रही थी, अब वो बिना कुछ बोले ही चली गई। पर उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका मतलब बस वन्या के ठीक होने से था। तभी सिद्धार्थ के पास वन्या की मम्मी का कॉल आया। सिद्धार्थ उनका कॉल उठाकर क्या बताता है उसे समझ नहीं रहा था, इसलिए उसने फोन सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया।
माँ ने खत में क्या लिखा था? जिए तू जग जग, ये कहाँ था, 4 पल भी जी ना पाया तू। यारों से नजरें मिला ले, एक बार तू मुस्कुरा दे, उठ जा साले, यूं सताता है क्यों? सृष्टि ने हिम्मत करके कॉल आंसर किया। तभी उनको एक घबराई हुई आवाज आई, सिद्ध वन्या ठीक तो है ना? वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जरा बात करवा दे। ये लड़की भी ना एकदम लापरवाह हो गई है, आने दे इसे घर, अच्छे से खबर लेती हूँ। तभी सृष्टि की आवाज आई, आंटी वन्या लाइफ हॉस्पिटल में है। ये कहकर सृष्टि ने फोन कट कर दिया। आगे बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। तभी वो डॉक्टर बाहर आए। सिद्धार्थ, लक्ष्य, सृष्टि और एक मास्क वाला लड़का जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, सब डॉक्टर को ही देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, उनकी फैमिली से कौन है? तो सिद्धार्थ ने कहा, वन्या की फैमिली बस आने ही वाली है। आप बात बताएं ना डॉक्टर, वन्या ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, उन्हें पहले भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम रह चुकी है, आप उनकी फैमिली से रिपोर्ट मंगवाएं, मुझे उन्हें देखना है, तभी मैं आगे इलाज कर पाऊंगी। और उन्हें AB नेगेटिव ब्लड की भी जरूरत है, हो सके तो जल्दी अरेंज करवाएं, तभी हम उन्हें बचा सकते हैं, वरना आई एम सॉरी। ये सुनकर सब शॉक हो गए। तभी वन्या के माँ, पापा और भाई आए। उन्होंने डॉक्टर की खून वाली बात सुन ली थी। तभी देव बोला, AB नेगेटिव तो हम में से किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं है, अब क्या करें? वही वो डॉक्टर अपने केबिन में थी। तभी मास्क वाला लड़का उनके केबिन में आया और उस डॉक्टर के गले पर चाकू रख दिया। चैप्टर 12 अ मास्क स्टॉकर। जो डॉक्टर वन्या का इलाज कर रही थी, वन्या की हालत बताने के बाद वो अपने केबिन में गई और कुछ और मरीजों की फाइल चेक करने लगी। तभी वही मास्क वाला लड़का अंदर आया, उसके केबिन का डोर लॉक करके अपनी जेब से एक शार्प नाइफ निकालकर उसे डॉक्टर के गले पर रख दिया। डॉक्टर बहुत घबरा गई और उसके हाथ से सारी फाइल्स छूटकर नीचे गिर गई। डॉक्टर डर से चिल्लाने ही वाली ही थी कि वो लड़का बोला, शशिश चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, मुझे चिल्लाने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं, और तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर वो डॉक्टर बिल्कुल चुप हो गई। उसने डरते हुए कहा, क्या चाहिए आपको? ये सुनकर वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस लड़की की सलामती जिसके जीने के चांस तुमने बहुत कम बताए हैं। तो डॉक्टर ने डरते हुए कहा, उनका खून बहुत बह गया है और उन्हें ब्रेन प्रॉब्लम भी रह चुकी है, और दूसरी बार भी उन्हें दिमाग में ही चोट लगी है, ऊपर से 2 गोली लगना, इन सब से उस लड़की के चांस जीने के बहुत कम। डॉक्टर बोल ही रही थी कि वो लड़का बोला, ये गलती मत करना, मुझे वो सही सलामत चाहिए, उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। और हाँ, खून की जरूरत है तो मेरा खून लो, मेरा भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, अभी इसी वक्त मेरा ब्लड लो जितना तुम्हें चाहिए, और बाहर कहना कि ये अस्पताल ने अरेंज किया है, अंडरस्टैंड? ये कहकर उस लड़के ने चाकू डॉक्टर के गले के और करीब कर दिया। अगर डॉक्टर जरा सी भी हिलती तो पक्का उसका गला कट जाता। ये सोचकर ही डॉक्टर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो तुरंत अपने काम में लग गई। वो लड़का अपना खून देकर जैसे उठने लगा, उसके हल्के चक्कर आने लगे। ये होना लाजमी था, आखिरी उसने एक ही बार में 1 बोतल से ज्यादा ब्लड दे दिया था। उस डॉक्टर ने ये देखकर डरते हुए धीमी आवाज में कहा, आप आराम कीजिए और कुछ खा भी लीजिए, वरना बहुत कमजोरी आ जाएगी। वो लड़का बिना कुछ सुने और जवाब दिए केबिन से बाहर निकलते ही गायब हो गया। वही बाहर सब परेशान होकर ब्लड अरेंज करवाने में लग गए, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। अब तो उन्हें वन्या को खोने का डर भी सताने लगा था। वही सृष्टि रोते हुई बोली, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें पाया है वन्या, एक बार और मैं नहीं खो सकती तुम्हें, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। ये सुनकर लक्ष्य का भी एक आंसू उसकी आंख से बह गया। तभी वो डॉक्टर फिर से आई और उसने वन्या की फैमिली की ओर देखते हुए कहा, ब्लड अरेंज हो गया है हॉस्पिटल से, अब बस दुआ करना ये ब्लड पेशेंट को सूट कर जाए। उससे पहले आप लोगों को एक पेपर पर साइन करना होगा जिसमें ये लिखा होगा, अगर ब्लड चढ़ने के बाद पेशेंट को कुछ हुआ तो उसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब सुनकर नरेंद्र जी ने कहा, वन्या बहुत हिम्मत वाली है, वो हर एक चीज से लड़ जाती है, पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़ जाएगी, आप अपना काम करें, मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र जी की बातों में एक हौसला था। ये सुनकर उन सबको हिम्मत मिल गई जो अब तक अपना सर झुकाकर दिल हार बैठे थे वन्या को खोने के डर से। तभी लक्ष्य को कुछ बातें याद आई। वन्या, मुझे ना मेरे रब पर बहुत भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। लक्ष्य, मैं नहीं मानता, ये सब रब नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। वन्या लक्ष्य का हाथ पकड़ते हुए, ऐसा नहीं कहते लक्ष्य, रब की ताकत आजमानी नहीं चाहिए, अगर वो अपनी ताकत दिखाने पर आया तो सबकी तकदीरें बदल देगा। लक्ष्य, तू इतना यकीन कैसे कर लेती है अपने रब पर? वन्या, देखना एक दिन होगा जब तू कुछ मांगेगा उसके दर पर, और तब वो तुझे उससे भी बढ़ कर देगा, तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। लक्ष्य अपने मन में, जा रहा हूँ तेरे रब से मांगने, पहली बार तेरे खातिर जा रहा हूँ, देखता हूँ तेरे रब में कितनी ताकत है। ये कहकर लक्ष्य चला गया। उसके बाकी दोस्त भी चले गए क्योंकि अब रात होने को आई थी। सृष्टि जाना नहीं चाहती थी, पर सुमित्रा जी ने उसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बेटा, तेरे बर्थडे वाले दिन आज ये सब हो गया, तू घर जाकर आराम कर, सुबह आ जाना। इस पर सृष्टि ने कहा, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही है? वन्या मेरी भी कुछ लगती है, उसकी जान के आगे एक बर्थडे क्या 100 बर्थडे कुर्बान है।
आप मुझे यही रहने दीजिए प्लीज प्लीज। ये सब कहते हुए सृष्टि सुबक रही थी। शायद सही मायनों में इसे ही दोस्ती कहते हैं, एक ऐसी दोस्ती जहां आप अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, और एक ऐसी दोस्ती भी जो आपसे नाराज होकर आपको कुछ कहे लेकिन वक्त आने पर आपके लिए वो कर जाए जिसमें वो विश्वास ही नहीं रखता। सुमित्रा जी ने सृष्टि को गले लगाते हुए कहा, नाराजे ना, तू हौसला रख, तेरे अंकल ने कहा ना वो हिम्मत वाली है, तू बस फिक्र न कर, सुबह आएगी ना तो तुझे वही हंसती खेलती वन्या मिलेगी। और वैसे भी अगर उसे पता चला तू सारी रात यहाँ रही है तो देखना कितना सुनाएगी गुस्से में। ये सुन सृष्टि हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ख्याल रखने को बोल चली गई। सिद्धार्थ ने नरेंद्र जी और सुमित्रा जी को भी घर जाने को बोल दिया, वो भी अपना मन मार कर चले गए। अब सिर्फ हॉस्पिटल में सिद्धार्थ और देव ही रह गए थे। देव खाना लेने चला गया, उसे पता था सिद्धार्थ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। वही आधी रात को जब सिद्धार्थ और देव सो रहे थे, वही मास्क वाला लड़का हौले से वन्या के कमरे में एंटर हुआ। वो जाकर वन्या के पास बैठ गया और उससे एक टक देखता रहा। वन्या ने इस वक्त हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था, वन्या के सर पर पट्टी बंधी थी, उसके लेफ्ट शोल्डर पर प्लास्टर था और हाथ पर न जाने कितनी ही पाइप लगी हुई थी। वो लड़का बस वन्या को ताकता रहा, न उसने वन्या को छुआ, न अपनी जगह से 1 इंच भी हिला। आधा घंटा बीत गया था पर उस लड़के पर जरा भी असर नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गया। वन्या को देखते देखते ही वो लड़का बड़े ध्यान से वन्या के चेहरे को और उसकी बनावट को देख रहा था। वन्या के काले लंबे बाल जो अब साइड में बंधे हुए थे और उसकी माथे की पट्टी उसके बालों की खूबसूरती को ढक रही थी। फिर वन्या की आंखें जो इस वक्त बंद थी और उसकी लंबी लंबी पलकें जिन्हें किसी आईलैशेस की जरूरत नहीं है। फिर वन्या के गाल जिन पर डिंपल पड़ते हैं। वन्या की नाक में एक छोटा सा नग वाल कोका था जो उसके चेहरे की शोभा को बढ़ा रहा था और अंधेरे में चमक भी रहा था। वन्या के होंठ जो कि प्रॉपर शेप में थे, वन्या की ठुड्डी के बीच में एक काला तिल और आखिरी में वन्या के कान जिस पर 2 छोटे कुके थोड़े बड़े आकार के थे जो कान के सबसे ऊपर थे। और फिर वन्या की बालियां जिन्हें पहने बिना वन्या वन्या नहीं लगती। वो वन्या के चेहरे की हर बारीकी को बहुत अच्छे से एडमायर कर रहा था पर उसकी नज़र बस एक जगह अटक जाती, वन्या के तिल पर। कुछ जादू था उस तिल में, लेकिन क्या ये वो लड़का ही जाने। तभी कमरे के बाहर कुछ हलचल हुई जिससे वो लड़का होश में आया, उसे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। उस लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और उस धागे को वन्या के दाहिने हाथ में बांध दिया। उस लड़के ने ये सब इतनी जल्दी किया कि मानो कोई उसकी चोरी पकड़ने आ रहा है। फिर जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गया। तभी नज़ अंदर आई और वन्या को चेक करने लगी। वन्या को चेक करने पर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। फिर वो जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगी। चैप्टर 13 टू बेस्ट फ्रेंड्स की बातें। हियर्स आई एम प्रेजेंटिंग द न्यू चैप्टर। उस मास्क वाले लड़के के जाने के बाद एक नर्स आई और वन्या को चेक करने लगी। वन्या भी बेहोशी की हालत में कुछ बेचैन लग रही थी। नर्स ने जब वन्या को चेक करा, देखा वन्या को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ रहा है। वो तुरंत डॉक्टर को आवाज देने लगी। नर्स के हड़बड़ी में डॉक्टर को बुलाने में सिद्धार्थ और देव भी नींद से जाग गए। वो नर्स को ऐसे पेशानी में देखकर अंदर कमरे की तरफ भागे। वन्या को ऐसे पसीने में भीगा देख उन दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। देव ने जाकर वन्या के सर पर हाथ रखा और हौले हौले उसके सर सहलाने लगा। वन्या बेहोशी में ही कुछ बुदबुदा रही थी। सिद्धार्थ अपना कान वन्या के होठों के पास ले गया सुनने के लिए कि आखिरी वन्या क्या कहना चाहती है। पानी पानी, ये बोलते हुए वन्या का गला सूख रहा था। सिद्धार्थ ने वन्या को आहिस्ता आहिस्ता चमचे से पानी पिलाया। तभी डॉक्टर आई और वन्या को चेक करने लगी। उन्होंने नर्स से एक इंजेक्शन मंगवाया तो देव ने पूछा, डॉक्टर वन्या ठीक तो है ना? डॉक्टर ने आमतौर पर जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक है, बस ब्लड प्रेशर की वजह से बुखार आ रहा है, इन्हें ब्लड सूट कर गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, वैसा माना पड़ेगा, मरीज बहुत हिम्मत वाली है। इतना सब होने के बाद भी ये जल्दी रिकवर कर रही है, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। ये सुनकर देव और सिद्धार्थ को राहत मिली। वो लोग वही वन्या के पास ही बैठे गए और डॉक्टर भी एक इंजेक्शन लगाकर चली गई। सुबह का वक्त, वन्या ने डिस्चार्ज मांगा था क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। डॉक्टर ने उसकी रिकवरी देखते हुए डिस्चार्ज कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देकर। वन्या को अस्पताल से आए 4 दिन हो गए थे। अब सिर्फ वन्या के सर पर एक पट्टी थी और उसके हाथ का प्लास्टर अभी भी वैसा ही था जो कि अगले हफ्ते खुलना था। वन्या अभी करनाल में ही थी। सुमित्रा जी की जिद पर वन्या यही रही। उनको कहा था जब तक वन्या पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। अब माँ का आदेश तो सबको मानना पड़ता है, आखिर माँ तो माँ होती है, वरना वो तो कब की चंडीगढ़ चली जाती। सिद्धार्थ को भी जिद से वन्या ने चंडीगढ़ भेजा था क्योंकि उसकी डॉक्टर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह सिद्धार्थ है जो कल आ रहा था। वन्या को बिना बताए कोई बम फोड़ने, मतलब है सरप्राइज देने। बाकी के दोस्त उसे मिलकर हाल चल पूछकर चले गए। सृष्टि तो रोज आती वन्या से मिलने और पूरी शाम उसके साथ बिताती, लेकिन जिसका इंतजार था वो नहीं आया एक बार भी। वन्या ने लक्ष्य को बर्थडे पार्टी के बाद कभी नहीं देखा, न उसका जिक्र सुना। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया है।
आज वन्या रात के वक्त अपनी छत पर झूले पर बैठे अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसने उस लाल धागे को देखा और उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू मम्मी, ये धागा बांधने के लिए। ये जब से मेरे हाथ में बंधा है तब से बड़ा सुकून मिल रहा है। जब भी इसे देखती हूँ अपने आप स्माइल आ जाती मेरे चेहरे पर। वन्या को लग रहा था ये लाल धागा सुमित्रा जी ने बांधा है जब वो हॉस्पिटल में थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वन्या ने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गई, वहां लक्ष्य था। लक्ष्य को देखकर वन्या को समझ नहीं आया कैसे प्रतिक्रिया करे। वो एकटक उसे देखती रही। लक्ष्य को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बात करे। वो चुपचाप आया और उसी झूले के एक साइड बैठ गया। वन्या ने भी कोई खास रिएक्शन दिए बिना अपनी डायरी लिखने लग गई। तो लक्ष्य बोला, तेरी आज भी आदत नहीं बदली डायरी लिखने की? तब वन्या ने कहा, और तेरी भी आदत नहीं बदली, मेरी डायरी से आज भी समस्या है तुझे। तब लक्ष्य थोड़ा वन्या के पास खिसकते हुए बोला, और क्यों ना हो प्रॉब्लम, ये मेरी जगह ले लेती है। हर बार जो बातें राज तुझे मुझसे शेयर करने को वो तू सारी इसमें लिख देती है। फिर मुझे बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलती है जब कुछ बताना ही नहीं होता? वन्या ने एक नज़र लक्ष्य को देखकर कहा, क्योंकि ये मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं करती, ना ही मुझे छोड़ के जाती है और न ही हट करती है। ये सुन लक्ष्य एकदम से चुप हो गया, फिर अचानक वन्या के गले लग गया। वन्या कुछ देर वैसे ही बैठी रही पर फिर थोड़ी देर बाद रोने लगी। वन्या को रोते देख लक्ष्य ने थोड़ा और उसे खुद के करीब कर लिया, थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। वन्या ने रोते हुए कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लक्ष्य, मैंने तेरा कितना इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया, तूने ऐसा क्यों किया? लक्ष्य के भी आंसू बह रहे थे पर फिर उसने कहा, सॉरी सॉरी वन्या, माफ कर दे, गधा था मैं जो तेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। तेरे जाने के बाद पता चला मैंने क्या खोया है। फिर तुझसे दोबारा बात करने की भी कोशिश की लेकिन तब तक बहुत दूर जा चुकी थी तू, और फिर प्रिया का मेरी जिंदगी में वापस आना। यार प्लीज माफ कर दे। ये सुन वन्या उससे अलग हुई और कहा, क्या कहा? प्रिया? प्रिया और तू साथ है, अब पहले क्यों नहीं बताया? वन्या कुछ और बोलती कि उससे पहले लक्ष्य बोला, क्योंकि मुझे अब वो नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, मुझे सिर्फ तू चाहिए। यार वापस आ जा, अब कभी दूर नहीं करूँगा तुझे, खुद से ना दूर जाने दूंगा। मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, प्लीज चलना। फिर वही बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, ढेरों बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। वन्या खड़े होते हुए, ये क्या बोल रहा है तू लक्ष्य? ऐसा नहीं हो सकता, वो सब 3 साल पहले की बातें हैं। अब हम सब जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अब हम एक दूसरे के साथ पहले जैसे नहीं रह सकते। लक्ष्य गुस्से में वन्या के कंधे पकड़े हुए बोला, अब ऐसा क्या हो गया है? मुझे पता है तेरी जिंदगी में कोई नहीं है तो अब मैं कोई आने भी नहीं दूंगा तुझे, अब मैं अपने पास रखूंगा। ये सब कहते हुए लक्ष्य पागल लग रहा था जिसे सिर्फ वन्या से मतलब था। वन्या, लक्ष्य पागल मत बांध, प्रिया तेरा इंतजार कर रही होगी, तू घर जा, अभी तू कुछ सुनने की हालत में नहीं है। लक्ष्य जिद पर आते हुए, नहीं वन्या मुझे तेरा जवाब चाहिए, आखिर कौन ले रहा मेरी जगह? ये सब कहते हुए लक्ष्य ने वन्या के कंधों को कसकर पकड़ लिया। वन्या की दर्द से चीख निकल गई, उसके जख्म अभी भी हरे थे। वन्या की चीख सुन लक्ष्य होश में आया, उसने फिर से वन्या को दर्द दे दिया था। लक्ष्य ने ये सोचकर अपने कदम पीछे ले लिए। वन्या ने लक्ष्य को एक नज़र देखा फिर पलटते हुई बोली, लक्ष्य तुझे समझना होगा, जो तू चाह रहा है वो कभी नहीं होगा, हर बार वही नहीं होता जैसा हम चाहे। पहले तूने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी और अब फिर तू वही गलती कर रहा है प्रिया की फीलिंग्स न समझकर। वो दिल की बहुत अच्छी है और तुझे बहुत चाहती है, उसका दिल दुखाया तो बहुत मारूंगी तुझे। तुझे जब जरूरत होगी मेरी, मैं तेरे लिए आऊंगी, पर सिर्फ दोस्त बनकर, और कुछ नहीं समझ रहा है ना तू? ये सब कहकर वन्या जब पलटी तो शौक रह गई। चैप्टर 14 सगाई और ओबेडडेया। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। वन्या और लक्ष्य 2 पुराने बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते थे। इनके बीच लड़ाई, गुस्सा, दर्द, प्यार सब था, बस एक चीज की कमी थी, समझदारी। लक्ष्य और वन्या एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहते थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थे, एक उत्तरी ध्रुव तो दूजा दक्षिण ध्रुव। सब सही चल रहा था। अगर 3 साल पहले लक्ष्य ने वन्या को समझा होता और उसे रोक लिया होता तो आज ये नहीं होता। पर कहते हैं ना, सब कुछ नसीब में नहीं होता, हमारे पास दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। वन्या ने पीछे पलट कर देखा तो लक्ष्य बेहोश पड़ा था झूले पर। वन्या भाग कर गई और लक्ष्य के गाल थपथपाने लगी, पर लक्ष्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी लक्ष्य का फोन बजा। वन्या ने उसकी जेब से फोन निकाल कर देखा तो उस पर तरुण का कॉल आ रहा था। वन्या ने फोन का जवाब देते हुए कहा, तरुण मैं बोल रही हूँ। वन्या, लक्ष्य मुझसे मिलने आया था पर लक्ष्य बेहोश हो गया है, इसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कहते हुए वन्या के चेहरे पर परेशानियां साफ दिख रही थी। तभी तरुण बोला, वन्या वो असल में मैं ये तुझे बताना भूल गया। वो तरुण को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे कहे। वन्या ने जल्दी में बोला, तरुण प्लीज साफ साफ बोल, क्या बताना चाहता है? मेरी टेंशन के मारे जान जा रही है। तरुण ने कहा, वन्या जब तू हॉस्पिटल में थी तो तेरी सलामती मांगने के लिए लक्ष्य गुरुद्वारे चला गया था, वहां जाकर अरदास करी, सेवा करी, जब तक तू होश में नहीं आई 4 दिन वहीं तक वही रहा, अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं किया। वन्या ने कहीं खोए हुए कहा, तरुण आज के लिए उसकी फैमिली और प्रिया को संभल ले, आज लक्ष्य यही रहेगा, काफी रात हो गई, अब किसी को परेशान करना ठीक नहीं।
ये सुनकर वन्या हैरान रह गई। उसे अच्छे से पता था कि लक्ष्य कभी मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता, यहाँ तक वो एक बार उसके कहने पर भी नहीं गया था। फिर ये सब क्यों किया उसने? वन्या ने लक्ष्य का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसे छत पर बने ही एक कमरे में ले गई। ये सब करते हुए वन्या को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने ये सब एक हाथ से किया था, दूसरे हाथ से उसने लक्ष्य को सहारा दे रखा था जिस पर प्लास्टर था। वन्या ने लक्ष्य को एक मंजी पर लेटाया, फिर खाना लेने चली गई। वन्या ने बड़ी मुश्किल से लक्ष्य को सूप पिलाया ताकि सुबह तक उसे होश आ जाए, और कंबल ओढ़ कर सोने चली गई। एक नई सुबह हुई जो सिद्धार्थ वन्या की जिंदगी बदल देगी। वन्या की आंख सुबह 7 बजे ही खुल गई। वन्या तैयार होकर हड़बड़ी में ऊपर छत पर भागी। उसे लगा लक्ष्य बिना कुछ बोले चला गया होगा। वन्या ने ऊपर कमरे में जाकर देखा तो बिस्तर खाली था, वहां लक्ष्य नहीं था। वन्या ने जो सोचा था वही हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, मेरी इतनी फिक्र मत करो जब कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे बीच। वन्या, ये बकवास सुबह सुबह मत कर तो बेहतर होगा। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता है वो सबसे अच्छा है। मुझे बार बार जताने की आदत नहीं है। अब जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। लक्ष्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि वन्या बोलती है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। ये कहकर वन्या चली गई। लक्ष्य उसे जाते देख बोला, यही हक जताने वाली अदा मुझे फिर से बहका देती है। वन्या किचन में खाना बना रही थी कि सुमित्रा जी ने आते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की, मैं बना देती हूँ, चल हट तू आराम कर। वन्या, नहीं माँ बस हो गया, लक्ष्य को जाना है तो बना दिया खाना। लक्ष्य यही था रात भर। सुमित्रा जी ने पूछा वन्या पराठे बनाते हुए, हाँ माँ, कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो ऊपर वाले कमरे में सो गया और मैं अपने कमरे में सोई थी। आप फिक्र न करो, मुझे मेरी लिमिट पता है। सुमित्रा जी उसका माथा चूमते हुए, मुझे पता है, मेरी सबसे समझदार बच्ची है तू। तभी कृति का फोन आया। वन्या ने कॉल उठाकर कहा, हाँ हाँ आ गई याद की, तेरी दोस्त भी है कृति जल्दबाजी में। अरे हाँ, वो मैं गांव चली गई थी, मम्मी की तबीयत खराब थी तो बस संपर्क नहीं कर पाई किसी से, कल ही चंडीगढ़ वापस आए हूँ तो सिद्धार्थ से मिलकर पता लगा तेरे बारे में। वन्या, अब ठीक है आंटी, कोई जरूरत है तो बोल दियो और ख्याल रख। कृति, हाँ हाँ पता है, एक तू ही है जिसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकती हूँ, वैसे बधाई हो। वन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, बधाया किस लिए? कृति बिना सोचे समझे बोल गई, क्योंकि कल तेरी कृति अभी बोलती है किसी ने उसके हाथ से फोन खींच लिया। वही वन्या हेलो हेलो करती रही। किसी ने कृति को कुछ इशारा किया तो कृति जल्दी से बोली, वो बधाई हो, इसलिए तू जल्दी ठीक हो गई है ना। बात घुमाकर कृति ने फोन कट कर दिया। वही वन्या को समझ नहीं आया, फिर वो भी ज्यादा ना सोचते हुए अपने काम में लग गई। वही कृति ने सिद्धार्थ को कहा, क्या हुआ, ऐसे फोन क्यों खींचा? तो सिद्धार्थ, अरे तू उसे सरप्राइज रिवील करने वाली थी, मैं उसके घर रिश्ता लेकर जा रहा हूँ, अगर उसे पता चलता है तो मेरी वॉट लग जाती है। कृति शॉक होते हुए, इसका मतलब है कि तू उसकी बिना मर्जी के उसे सगाई कर लेगा? सिद्धार्थ थोड़ा उदास होते हुए, यार जब वन्या को मैंने अपना प्यार कबूल किया था तब उसने समय मांगा था इनके सब के बारे में सोचने के लिए, और उसके बाद हम दोनों दोस्त बनकर रहे हैं, अपनी लिमिट्स में रहे, लेकिन अब मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। डर गया था जब वन्या को गोली लगी थी, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने मेरी ही रूह निकाल कर ले जा रहा है। और वैसे भी उसके एक दोस्त की आंखों में मैंने वन्या के लिए भावनाएं देखी हैं, इससे पहले कोई और उसे मुझसे चुरा ले जाए, मुझे उसे अपना बनाना है, उसे सगाई करके उसे खुद के लिए पक्का करना चाहता हूँ। कृति ये सुनकर बोली, वो तेरी ही है। वन्या बहुत लकी है कि उसे तू मिलेगा। सिद्धार्थ खोए हुए, लेकिन वो पता नहीं किसको मिलेगी। कृति, ये क्या बोल रहा है, वो तेरी ही है, सारे कॉलेज को ये बात पता है। सिद्धार्थ जल्दी से बात बदल कर, अरे मैं तो ये कह रहा था कि इतने लाइन में है उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन देखना उसे मैं ले जाऊंगा। कोल्ड स्वेट स्माइल कहकर हंस दिया। वन्या ने लक्ष्य को खाना परोसा तो लक्ष्य ने कहा, तुझे पता चल गई गुरुद्वारे वाली बात? वन्या, हाँ, लेकिन तू तो रब्ब में विश्वास नहीं रखता था ना तू फिर? लक्ष्य वन्या को देखते हुए, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वन्या उसकी बात का जवाब दिए बिना चली गई। शाम के वक्त सृष्टि, मंजीत, लक्ष्य और तरुण आए हुए थे। सब बैठकर वन्या से बातें कर रहे थे। तभी डोर बेल बजी। सुमित्रा जी ने दरवाजा खोला तो देखा सिद्धार्थ, दर्शनी जी और रुद्र खड़े थे। उनके हाथ में कुछ सामान भी था और साथ में पंडित जी भी थे। सुमित्रा जी ने उन्हें अंदर बुलाया। तभी नरेंद्र जी भी और देव भी आ गए। सब आप में मिले। सिद्धार्थ की नजर तो बस वन्या को धुंध रही थी, तो रुद्र बोला, सबर कर, वन्या आती ही होगी। तभी उन दोनों की बातें सुन सुमित्रा जी ने मीनू को वन्या को बुलाने भेजा। मीनू वन्या को आवाज देते हुए बोली, वन्या दीदी आपको आंटी बुला रही है। वन्या, ठीक है मैं आ रही हूँ। वन्या सबके साथ नीचे आई। सब पहले से ही बैठकर बातें कर रहे हैं और मिठाइयों के डब्बे भी खुले हुए थे। वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिद्धार्थ ने वन्या का उलझा हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि वो क्या सोच रहा है, तो सिद्धार्थ ने दर्शनी जी को इशारा किया। उसका इशारा समझकर दर्शनी जी वन्या के पास गई और कहा, आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। ये कहकर दर्शनी जी ने वन्या को गले लगा लिया। वन्या ने अपनी माँ को देखा जैसे उनसे पूछ रही हो, ये सब क्या हो रहा है? सुमित्रा जी उसकी दुविधा दूर करते हुए कहा, बच्चे ये लोग तेरे लिए रिश्ता लाए हैं। पंडित जी से बात हुई है, कल हम सगाई कर रहे हैं तेरी और सिद्धार्थ की। ये सुनकर वन्या को झटका लगा और उससे बड़ा झटका लक्ष्य को लगा। वन्या, पर माँ अभी मुझे पढ़ना है, आप ये सब
प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। वन्या आगे कुछ कहती कि दर्शनी जी बोली, बेटा आपको पढ़ने की पूरी आज़ादी है और हम कौन सा कल ही शादी कर रहे हैं, बस सगाई कर रहे हैं ताकि तुम्हें मेरी बहू बनने से कोई ना रोक पाए। और पंडित जी ने भी कहा सगाई का कल बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, इसके बाद 1 साल तक नहीं है, इतना इंतजार मैं नहीं कर सकती। वन्या को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसने एक नज़र सबको देखा जो बहुत खुश थे, यहाँ तक कि वो लोग तैयारियों में भी लग गए थे। वन्या की नज़र लक्ष्य पर जाकर रुकी और उसे देख वन्या की आंखों से आंसू बह गए। चैप्टर 15 लाल धागा और रिंग सेरेमनी। हियर्स इज द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे अचानक सगाई की बात सुनकर वन्या को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने सबको एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़र लक्ष्य पर जाकर रुकी जिसकी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से की वजह से या किसी और वजह से ये तो लक्ष्य ही जाने। उसकी लाल आंखों में दर्द देखकर वन्या के आंसू भी बह गए। लक्ष्य और वन्या एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सृष्टि की थी जो कह रही थी, ओ माय गॉड वन्या तेरी सगाई होने जा रही है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं तो चली। वन्या भी किसी से बिना कुछ बोले चली गई। रुद्र ने उसका उदास चेहरा देखा लिया था, वो उसके पीछे गया। वन्या छत पर आकर रुकी और अपने आंसुओं को बहने से रोकने लगी। तभी रुद्र ने कहा, इन्हें बह जाने दे वन्या, और तू ही कहती है ना आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, और अगर हम इन्हें रोके तो ये और दर्द देते हैं। वन्या ये बेवजह बह रहे हैं इसलिए रोक रही हूँ इन्हें। रुद्र तब तो और भी मत कर ऐसा, क्योंकि बेवजह आंसू किसी वजह से ही आते हैं। वन्या रोते हुए, मैं क्या करूं रुद्र, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ सिद्धार्थ है, उसकी खुशियां हैं जो मुझसे जुड़ी है। सिद्धार्थ एक ऐसा एकलौता इंसान है मेरी जिंदगी में जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मुझे संभला है। जब चंडीगढ़ आई थी क्या था मेरा हाल सब जनता है ना तू, उसने मुझे बनाया है। आज जो वन्या सबके सामने खड़ी है ये उसकी बनाई हुई है, उससे शादी होनी है मेरी, ये बहुत पहले से तय था। लेकिन अब जब ये सब हो रहा है तो बेचैनी हो रही है। दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे सपने और मेरी घबराहट। रुद्र वन्या को चुप करवाते हुए, शश शांत हो जा, सब भूल जा सब कुछ, और ये सोच क्या तू इस सगाई से खुश है या नहीं, और अगर तेरा जवाब नहीं है ना तो ये सगाई मैं नहीं होने दूंगा, भले ही इस पर मेरे भाई की खुशियां टिकी है। वन्या ने रुद्र को देखा, वो कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वन्या जवाब दे, इससे पहले ये तेरा होने वाला देवर तेरे होने वाले पति का मुंह तोड़ दे। ये मेरा भाई कम और तेरा देवर ज्यादा है। वन्या हल्का सा हंसते हुए, मैं टूटे मुंह वाले से सगाई नहीं करूंगी। सिद्धार्थ वन्या को गले लगाते हुए, अरे कोई नहीं मैं जबरदस्ती कर लूंगा, लेकिन सगाई तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी। इन सब हंसी मजाक के बाद वन्या को थोड़ा अच्छा फील हुआ। उसने भी ये सोच लिया कि एक दिन ये होना ही है तो क्यों न कल ही। और वो उस लड़के से सगाई कर रही है जो उसे प्यार करता है, और वो उसे खुश भी रखेगा। उसे एक ऐसी फैमिली दे रहा है जहाँ बेटे से ज्यादा उसे माना जाता है, मान दिया जाता है। आज सिद्धार्थ और बाकी सब यही रुके। रात का वक्त वन्या फिर से अपनी डायरी लिख रही थी, लेकिन फिर डायरी से जलने वाले जल कुकड़े का फोन आ गया। लक्ष्य वन्या ने फोन उठाकर कहा, दवाई ली तूने, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। लक्ष्य कितनी बार कहा है मत कर, इतनी फिक्र आदत हो गई मुझे तेरी तो मुश्किल हो जाएगी। वन्या तू कभी सीरियस होकर बात नहीं कर सकता है, हर वक्त ये सब बोलना जरूरी है। लक्ष्य बहुत सीरियस हूँ तेरे लिए, लेकिन अब की बार तू नहीं समझ रही। वन्या लक्ष्य इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारे रास्ते अलग होंगे थे बहुत पहले, अब बेहतर यही है तू भी प्रिया के साथ आगे बढ़ जा, उसकी खुशी तेरे साथ है, तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात। लक्ष्य वन्या प्लीज एक बार सोच मेरे बारे में, प्लीज मेरी मान जा, मेरी खुशी तेरे साथ है। वन्या लक्ष्य सब बर्बाद मत कर, बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है, कल मेरी सगाई है, आना जरूर, वही पुराने वाला बेस्ट फ्रेंड बनकर, मुझे तू शामिल चाहिए मेरी खुशियों में। ये कहकर वन्या ने कॉल कट कर दिया। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी लक्ष्य को समझाने की, वो पहले ही अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी। तभी सिद्धार्थ आया और झट से वन्या के गले लग गया और बोला, यार मैं बहुत खुश हूँ, कल फाइनली तू मेरी हो जाएगी। वन्या तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और की हूँ। सिद्धार्थ पता नहीं एक डर सा लगा रहता है जैसे कोई है जो तुझे ले जाएगा। ये कहते कहते सिद्धार्थ उदास हो गया। वन्या सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर, चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू खुश रहा कर, जा अब सो जा, वरना कल सगाई पर बहुत बुरे फोटो जाएंगे तेरे जो तुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। सिद्धार्थ वन्या का माथा चूम कर चला गया। जाते जाते उसने वन्या से पूछा, पक्का मुझसे ही सगाई करेगी न, खुश है ना तू, वरना बता दे, अगर खुश नहीं है तो मैं कैंसिल करके सब संभल लूंगा, मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है। वन्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ बहुत, मेरे अपनों की खुशी में मेरी खुशी है। तभी उसके पास एक फोन आया। वन्या ने बिना नंबर देखे फोन उठाया। तभी एक रोबदार आवाज आई, सगाई मुबारक हो। वन्या उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करने लगती है। जब उसे समझ नहीं आया तब उसने कहा कौन बोल रहा है। आगे से बिना जवाब आए फोन कट हो गया। कुछ रिश्तेदार कल ही आने वाले थे एंगेजमेंट के लिए, पास का ही एक लॉन बुक हो गया, लगभग अरेंजमेंट हो गई। वैसे भी ज्यादा अरेंजमेंट्स करने में वक्त नहीं लगा क्योंकि वन्या को सब सिंपल तरीके से चाहिए था। उसके अनुसार सिंपल चीज को ही अगर बेस्ट वे में रखा जाए तो उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं होती।
वन्या का जीवन मंत्र, सिंपल लुक्स एलिगेंट। अब वक्त था सुबह का जो किसी की जिंदगी में खुशियां लाएगा तो किसी की जिंदगी में गमों की रात। वन्या रेडी हो गई थी अपनी सगाई के लिए। आज उसने स्काई ब्लू कलर का नेट वाला गाउन पहना था। उस पर बालों को आगे से कर्ल करके ऊपर बालों पर स्काई ब्लू कलर के ही क्लिप लगा रखे थे। वन्या ने लाइट मेकअप कर रखा था, वैसे भी उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है। व्हाइट सैंडल और ज्वेलरी के साथ वन्या बहुत एलिगेंट लग रही थी। वन्या मिरर के आगे अपने लाल धागे को देखते हुए, आज मेरी जिंदगी का नया पहलू शुरू होने जा रहा है, सब संभल लेना प्लीज। तुम्हें तो वो पार्लर वाली उतारने को बोल रही थी, पर तुम मेरे हाथ में हो तब मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। बस ऐसे ही जिंदगी भर साथ निभाना, ये सारी बातें वन्या धागे से कर रही थी। तभी वन्या को लेने सृष्टि और कृति आए। सृष्टि ने रेड गाउन पहना था। सृष्टि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही कृति ने डार्क पिंक कलर का लहंगा। कृति ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। तभी वन्या की एंट्री हॉल में हुई। सबसे पहले उसकी नज़र लक्ष्य पर गई, जो कि ब्राउन 3 पीस सूट में था। वन्या ने आज उसकी आंखों में एक अलग खुशी देखी थी जो उसके लिए थी। ये था वन्या का बेस्ट फ्रेंड जो उसकी खुशी में खुश था। तभी सबने वन्या को डांस करने को कहा तो वन्या भी मान गई।